मैं डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज। आज का टॉपिक साइमन कमीशन, जो बीए 6 सेमेस्टर के छात्रों के लिए उपयोगी है। साइमन कमीशन भारत में क्यों आता है? साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन समय से पहले क्यों आया? साइमन कमीशन का विरोध क्यों होना शुरू हुआ? साइमन कमीशन ने क्या अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया? साइमन कमीशन के मूल्यांकन के रूप में, एक आलोचनात्मक मूल्यांकन के रूप में भी हम देखने के प्रयास इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। साइमन कमीशन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की एक महत्वपूर्ण योजना है। साइमन कमीशन लाने का मुख्य कारण था कि 1919 में भारत सरकार अधिनियम की धारा 84 में यह कहा गया था कि जो 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई है, वो भारतीय लोगों को उत्तरदायी शासन देने में कहाँ तक सफल हुआ है, इसकी जांच के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। जो भारत में संवैधानिक विकास हो रहा था, जो प्रगति हो रहा था, इसकी जांच करने के उद्देश्य से साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। साइमन कमीशन समय से पहले आ जाता है, इसके कई कारण थे। स्वराजवादी मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जैसे लीडर विधानसभा के माध्यम से बार बार ब्रिटिश के समक्ष यह प्रश्न कर रहे थे कि 1919 का जो अधिनियम भारत में आया है, वो सही दिशा में कार्य नहीं कर रही है। उसी मांग के कारण से भारत में समय से पहले साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। स्वराजवादी उनकी मांग के कारण ही सर अलेक्जेंडर मूडी मैन के गठन किया गया था, जिसमें 8 सदस्य थे। इस कमेटी ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया है, उसमें कई खामियां हैं, कई त्रुटि है, और इस त्रुटि को सुधार करना आवश्यक है। इस उद्देश्य से भी समय से पहले आते हैं। भारत के विभिन्न दल, भारतीय नेताओं द्वारा बार बार इसके सुधारों की जांच के लिए सुधारों की शीघ्र जांच हेतु प्रयास किए जाएं, वो मांग कर रहे थे। इसके उद्देश्य से भी साइमन कमीशन समय से पहले आता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, जो अनुदार दल के थे, वो नहीं चाहते थे कि 1929 में जो ब्रिटेन में जनरल इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें लेबर पार्टी को कोई मुद्दा मिले, श्रमिक दल को कोई मुद्दा मिले। अनुदार दल यह नहीं चाहता था कि भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय श्रमिक दल के लोग करें। इसीलिए 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इसकी घोषणा कर दी जाती है। 1926-27 के बीच में पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे होते हैं। इस कारण से भी साइमन कमीशन की समय से पहले आ जाते हैं। भारत में जो युवा नेता सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग बार बार संवैधानिक व्यवस्था में सुधार चाहते थे। आयोग का अन्य कार्य था, आने से का मुख्य कारण था ब्रिटिश भारत में शासन पद्धति के क्रियान्वयन की जांच करना। इस संबंध में प्रतिवेदन देना था कि क्या भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना वांछनीय है, और यदि हाँ, तो किस सीमा तक, अथवा इस समय भारत को किस मात्रा में उत्तरदायी शासन प्राप्त है, उसे किस सीमा तक विस्तृत की जाए, संशोधित किया जाए, प्रतिबंधित करने की आवश्यकता पे जोर दिया जाए। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर
साइमन कमीशन जो था वो समय से पहले आ जाते हैं। साइमन कमीशन के गठन की अगर बात करते हैं तो सर साइमन कमीशन के नेतृत्व में गठित इस आयोग में अध्यक्ष सर साइमन साहब थे, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लिबरल पार्टी के थे। 6 अन्य सदस्य थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कंजर्वेटिव पार्टी के बाथम और अस्टोथ कोन तथा हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजर्वेटिव पार्टी के लेन फॉक्स कैडगन, हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी के संसद एटली और बर्नार्ड हॉट शोन थे। ये सभी लोग ब्रिटिश थे। इसमें किसी भी भारतीय लोगों को सम्मिलित नहीं किया गया और इसके लिए 2 तर्क देते हैं। प्रथम, यह संसदीय आयोग है। भारत सचिव ब्रेकनहेड ने सुझाव में कहा था कि ये सिर्फ ब्रिटिश संसद के लोग ही इसमें शामिल होंगे, क्योंकि ब्रिटिश संसद के समकक्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसलिए इसमें कोई भी भारतीय को नहीं रखा जाना चाहिए। भारत में इतनी पार्टियां हैं कि किस दर से किस व्यक्ति को सदस्य के रूप में लिया जाए, किससे न लिया जाए। अर्थात भारत में विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्मों और संप्रदायों को लोग निवास करते हैं, जिसमें परस्पर एकता का अभाव है। अतः किसी एक दल से किसी एक व्यक्ति का चुनाव करना संभव नहीं था। निस्संदेह ये तर्क और व्यर्थ हैं। भारतीय अपने को अपमानित महसूस करते थे। यह तर्क केवल एक भुलावा मात्र था। यह तर्क एक निरर्थक था, क्योंकि इसमें अंग्रेजी संसद में 2 भारतीय व्यक्ति मौजूद थे, लॉर्ड सिन्हा और सकतवाल। परंतु अनुदार दल के लोग कभी भी किसी भी भारतीय को सदस्यता दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। इस कारण से किसी भी भारतीयों को उसमें शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन के उद्देश्य की अगर बात करें तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत में सरकार कैसे चल रही है, किस दिशा में कार्य कर रही है, कहाँ तक प्रगति हुआ है, इसकी जांच करने के उद्देश्य से साइमन कमीशन भारत में आया था। प्रतिनिधि संस्थाओं की कार्यप्रणाली और स्थिति कहाँ तक ठीक कार्य कर रही है, इसका जांच करना मुख्य विषय था। भारत में राजनीतिक गतिविधियां बहुत चरमोत्कर्ष पे थी। नौजवान सभा बार बार ब्रिटिशर्स के सामने गतिरोध उत्पन्न कर रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर क्रांतिकारी गतिविधियों को कम न किया जाए, और कम करने के एक ही तरीका था कि समय से पहले हम कुछ साइमन कमीशन की नियुक्ति करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। इस उद्देश्य से भी साइमन कमीशन का गठन किया गया था। शिक्षा की कहाँ तक बढ़ोतरी हुई है, उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को अधिक बढ़ाया जाए या सीमित किया जाए, अथवा इसमें कोई उचित परिवर्तन किया जाए आदि की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से भी साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। साइमन कमीशन का बहिष्कार, सबसे पहले साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई के तट पे आता है। बम्बई के तट पे आने के साथ ही उसका विरोध होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य के रूप में नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 ईस्वी की मद्रास अधिवेशन में कहा था कि ब्रिटिश सरकार जिस प्रकार भारतीयों को आत्मनिर्णय की अवहेलना करके जो शाही आयोग बनाया है, इसका कांग्रेस का निर्णय अनुसार प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक प्रकार से बहिष्कार किया जाना चाहिए। अब यही भारतीयों के आत्मसम्मान के एकमात्र मार्ग रह गया है। इस तरह की बातें मद्रास अधिवेशन में कहा गया था।
जहाँ जहाँ साइमन आयोग जाते हैं, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं, उनको हड़ताल से स्वागत किया जाता है। साइमन आयोग के विरोध में जगह जगह, जिसमें बम्बई, लाहौर, लखनऊ, पटना, बंगाल, इन सभी जगह जुलूस निकाले जाते हैं, सभाएं होती है। इन सभाओं और जुलूसों पर ब्रिटिशर्स के द्वारा लाठियां चलाया जाता है, जिसमें पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की चोटें आती है। पुलिस की लाठियों की चोट के कारण से कुछ सप्ताह बाद ही लाला लाजपत राय की दिसंबर 1928 ईस्वी की मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले उनके मुख से निकला कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की 100 पेटी में कीले साबित होंगे। भारत के जितने दल थे, सभी दल के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, लिबरल फेडरेशन, किसान मजदूर पार्टी ने भी साइमन कमीशन के बहिष्कार की नीति अपनाई। यद्यपि मुस्लिम लीग में साइमन कमीशन के बहिष्कार के सवाल पर 1928 ईस्वी में फूट पड़ जाती है। मुस्लिम वर्ग दो वर्गों में बढ़ जाते हैं, एक समर्थन करने वाले गुट, एक विरोध करने वाले गुट। समर्थन करने वाले गुट में सर मोहम्मद शफी थे और विरोध करने वाले गुट में मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। साइमन कमीशन के विरोध की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, लीग की सफ़ी गुट, कुछ पूंजीपतियों, जमींदारों और देसी नरेशों ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अखिल भारतीय दलित संघ ने भी विरोध किया। विरोध करने वाले लोगों में लीग का जिन्ना गुट भी शुरुआती दौर में शामिल थे। कांग्रेस पार्टियां और सबसे महत्वपूर्ण जिसने साइमन कमीशन का विरोध किया, नौजवान सभा। नौजवान सभा के बैनर को लेकर ही लाला लाजपत राय, भगत सिंह जैसे लोग आगे बढ़ रहे थे, साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे। तो सबसे पहले इन लोगों के द्वारा ही इसका विरोध होना शुरू हो गया था। साइमन कमीशन के विरोध के प्रस्ताव तो M.A. अंसारी के नेतृत्व में इंजीनियर दिनसा वाचा ने 1927 में निर्मित करके M.N. अंसारी को सौंप देते हैं और साइमन के विरोध में साइमन वापस जाओ का नारा लगाया जाता है। साइमन कमीशन के विरोध ही स्थल की बात करते हैं तो भारत के विभिन्न जगह, जिसमें से बम्बई में सबसे पहले इसकी बगावत होना शुरू होते हैं, विरोध होना शुरू होता है। लखनऊ में खलीकुज्जम ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। मद्रास में टी प्रकाशन ने विरोध किया था। लाहौर में नौजवान सभा के नेतृत्व में लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था। भगत सिंह ने इसका विरोध किया था। पटना में, बंगाल में, इन सभी क्षेत्रों में इसका विरोध होना शुरू हो गया था। साइमन आयोग की प्रतिवेदना की अगर बात करें तो साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया था। मई 1930 में साइमन आयोग की प्रतिवेदना प्रकाशित होता है। इस प्रतिवेदना में भारतीयों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति प्रकट नहीं की गई थी और उसमें डोमिनियन स्टेट्स की चर्चा तक भी नहीं की गई थी। इसके विपरीत जातिगत, संप्रदायगत मतभेदों का विस्तार से वर्णन किया गया था। उसकी प्रतिवेदना में कुछ सिफारिशें जो थी केंद्र शासन से संबंधित थी, प्रांतीय शासन से संबंधित थी, मताधिकार से संबंधित थी और अन्य सिफारिशों की अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट था सेना का भारतीकरण का सुझाव उसने दिया। आयोग ने सिंध को बंबई से पृथक करने और बर्मा को भारत से अलग करने तथा उड़ीसा को अलग प्रदेश के दर्जा दिए जाने की बात किया। कमीशन ने भारतीय संघ की स्थापना से पूर्व 72 भारत
परिषद की स्थापना का सुझाव दिया ताकि देशी रियायतों की समस्याओं को समाप्त किया जा सके। भारत मंत्री को परामर्श देने के लिए भारत परिषद को कायम रखा जाए, उच्च न्यायालय के केंद्रीकरण किया जाए, प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग की स्थापना पर बल दिया। प्रति 10 वर्ष बाद भारत में संवैधानिक प्रगति की प्रक्रिया समाप्त की जाए और नवीन संविधान में स्वयं विकसित होने की व्यवस्था बनाई जाए। सामन कमीशन की आलोचनात्मक दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे पहले सुब्रमण्यम अय्यर ने इसे रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताते हैं। एनी बेसेंट ने कहा, यह कमीशन जले पर नमक डालने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पंडित मोतीलाल नेहरू ने साइमन कमीशन को एक बहुत बड़ा धोखा दिखावा मात्र बताते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि साइमन कमीशन अपने उद्देश्यों में बहुत हद तक वो सफल रहता है, लेकिन भारतीयों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो साइमन कमीशन भारतीयों के लिए कोई भी उपयोगी नहीं था। साइमन कमीशन की प्रभाव की और मूल्यांकन की अगर चर्चा करें तो उसके कारण से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन सक्रिय हो जाता है। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका जाता है, सैंडर्स की हत्या की जाती है और उसी के कारण से भारत में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो ये कुछ उपलब्धियों के साथ भारत में साइमन कमीशन समाप्त हो जाता है।